नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। अब अगर आप छींकेंगे भी तो वो 2019 के इलेक्शन में उस छींक का क्या असर पड़ेगा, इसी तरह से इसको देखा जाएगा। जो भी देश में हो रहा है या जो भी लोग बात कर रहे हैं, उस सबका कहीं ना कहीं नैरेटिव 2019 के इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए बात हो रही है। आज हम लोग बात मोटे मुद्दों की करेंगे कि जिन मुद्दों पे बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी, किन मुद्दों पे कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी और कौन से मुद्दे थोड़े ऐसे होंगे जो आम आदमी को उसकी याद रहेगी। पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। चूंकि केंद्र में एनडीए की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो एक तरह से इनको कई चीजों का जवाब भी देना है। लेकिन सबसे पहला यह है कि ये किन किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। तो मुद्दा नंबर 1 इस समय तो पुलवामा इनके पास है। पुलवामा को ये उसको देश की अखंडता और इस समय अगर कोई और कुछ बोले उस तरह की बात करके कहीं ना कहीं इस पुलवामा अटैक को अब कहें नहीं कि हम राजनीति से जोड़ेंगे, लेकिन उसको इलेक्शन में वोट ज्यादा मिल जाए कैसे भी, वो करने की पूरी कोशिश तो रहेगी ही, इसमें कहीं कोई, क्योंकि ये देखने को भी मिला कि पुलवामा के उस शहादत के बाद पहले भी इसी सरकार में उड़ी भी हुआ तो हुआ, लेकिन जितने अच्छे, मतलब ये अच्छी बात हुई शहीदों के लिए, लेकिन जितने बड़े स्तर पे सब जगह शहीद के परिवार में कोई ना कोई मंत्री गया, फिर उसके बाद गया और जितनी योजनाओं को खटाखट नाम दिया गया, उनके घर पे पैसा पहुंचाया गया, उनके आश्रितों को नौकरी दी गई, उस सड़क का नामकरण, उसके वहां के स्कूल का नामकरण, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पुलवामा इज अ इलेक्टोरल, मतलब वो चुनावी एक मजबूत बीजेपी के लिए मुद्दा है। दूसरा जो बीजेपी का मुद्दा है वो उज्ज्वला योजना को बहुत कनेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि उज्ज्वला योजना जो वैसे प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना है 1 मई 2016 को बलिया में लॉन्च हुई थी। 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को गैस उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। अब चूंकि ये सीधे सीधे महिला से इसको रिलेट किया गया था कि भाई महिलाएं धुएं में और मतलब ठीक से उनको खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं उपलब्ध होता है, तो हम इनको गैस कनेक्शन फ्री में देंगे, इस तरह से उसकी पोजीशनिंग हुई थी। वो जहां पे भी मोदी जा रहे हैं उसकी बार बार बातचीत हो रही है। हालांकि उसके विरोध में बहुत लोग हैं कि नहीं ये योजना कितनी अच्छी, वो अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार उज्ज्वला योजना को एक बड़ा इलेक्शन मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। तीसरा मुद्दा जो इस समय बीजेपी की सरकार बना रही है, वो सवर्ण आरक्षण को जो दिया गया है 10% का, वो बना रही है। अब लेकिन वो दुधारी की तलवार की तरह उसकी कुछ समस्याएं हो रही हैं। देखिए, पहली समस्या तो जो मुझे ये लगती है, चूंकि संविधान में एक प्रावधान था कि 50% तक ही आप आरक्षण कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। अब आपने उसको वो कहा कि वो सामाजिक है और ये तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, उसको आपने अब आरक्षण की सीमा 60% हो गई है। तो एक तो उसकी वो मुश्किल है। अब उसकी मुश्किल है कि जब आपने एक बार उसको 60% कर दिया, तो आने वाले समय में आपने एक तरह से फ्लड गेट खोल दिया है कि जो भी जिस भी जात का ज्यादा प्रभाव रहेगा या जो ज्यादा बार्गेनिंग करने की स्थिति में रहेगी, वो भी कुछ ना कुछ आरक्षण की मांग करती रहेगी। तो ये सिलसिला 60% पे रुकने वाला नहीं है। दूसरा मुझे ये लगता है कि इसमें जो सवर्ण है, चूंकि इसमें करीब 95% सवर्ण उस क्राइटेरिया में आ जा रहे हैं, तो जैसे आपने सबको सब कुछ दे दिया तो फिर आरक्षण कहां रहा। तो इसलिए शायद उसका जो पहलापन था वो उतना नहीं रहेगा जितना उम्मीद की जा रही है। और इसका एक पक्ष और है, क्योंकि देखिए ये सवर्ण आरक्षण आया क्यों था, ये भी समझ लीजिए। हुआ क्या था कि SC/ST एक्ट में जैसे ही किसी ने जाके कंप्लेन की, आपकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाती थी FIR के साथ। अभी क्या उसमें हुआ था कि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि नहीं, पहले इन्वेस्टिगेशन होगा और अगर ये देखा जाएगा कि जो भी SC/ST के अगेंस्ट कोई इस तरह की बात हुई है और उसमें कोई सब्सटेंस है, तो गिरफ्तार करेंगे। लेकिन उस समय एनडीए सरकार को ऐसा लगा कि नहीं ये ठीक नहीं रहेगा और हमें अपने साथ थोड़ा
SC ST वोट को जोड़ने के लिए हम लोग एक बिल लाते हैं जिसमें इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रोक दिया जाता है। तो ये एक बिल ये ले आए कि नहीं पुराना, मतलब पुराना जैसे बिना अभी आरोप, मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ और आदमी को अरेस्ट कर लिया जाए। उससे सवर्णों में थोड़ा रोष था और इनको ऐसा लगा कि वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसी वजह से वो हारे। अब रोष खत्म हो गया है कि है ये तो चुनाव बताएंगे। जो मेरे हिसाब से चौथा और इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा इस बार जो मोदी सरकार का, क्योंकि इस बजट में जो किसानों के लिए 6,000 रुपया की घोषणा की है और उसको इस तरह से प्लान भी किया है कि इलेक्शन से पहले उसकी पहली किस्त 2,000 रुपये इनके खाते में पहुंच जाए। अब वो 2,000 रुपये पाके या किस तरह से पहुंचेगा, किसके खाते में पहुंचेगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, वो उनके पक्ष में काम करेगा कि नहीं करेगा, ये तो इलेक्शन बताएगा। अंत में मुझे एक चीज ये लगती है कि देखिए जो पूरा इस समय जो जिस तरह से इलेक्शन को मैंने मतलब दिखाया जा रहा है, वो ये दिखाया जा रहा है कि ये एक तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो रहा है, जहां पे मोदी जी है, मोदी जी का चेहरा और बाकी चीजें गौण है। मतलब आपका कैंडिडेट कैसा है, आपका उम्मीदवार कैसा है, आपके मुद्दे कैसे हैं, ये सेकेंडरी, मोदी जी। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि जो सबसे बड़ा अस्त्र है वो ये है कि अगर मोदी जी नहीं तो कौन, तो मोदी जी नहीं तो कौन सबसे बड़ा अस्त्र है। और बीजेपी मोदी जी को आगे करके एक तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कुछ मतलब इलेक्शन की बात होगी। अब हम लोग थोड़ी देर चर्चा कर लें 2 मिनट कि कांग्रेस किस मुद्दों पे लड़ेगी। तो कांग्रेस का पहला जो मुद्दा जो सबसे बड़ा उनको लग रहा है कि इससे लोगों को वो प्रभावित कर रहा है, वो है रफाल। वो रफाल पे कहीं से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक ऐसा हुआ है कि उसमें लग भी रहा है कि थोड़ा बीजेपी घिर रही है, क्योंकि नए नए उसमें डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं। दूसरा जो कांग्रेस का बड़ा मुद्दा है वो किसान का लोन वेवर की बात कर रहे हैं, कर्जा माफी की। क्योंकि उन्होंने जहां 3 प्रदेशों में उनकी सरकार अभी हाल के चुनाव में आई, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वहां पे उन्होंने फटाफट इसीलिए किसानों का कर्जा माफ किया। तो उनको ये को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर मेरी सरकार आई तो मैं किसानों का कर्जा माफ होगा। तीसरा वो टारगेट कर रहे हैं युवाओं को एक मिनिमम गारंटी हर महीने कुछ एक पैसा देने का। तो वो एक योजना भी कहीं ना कहीं से युवाओं को लुभा रही है। अब वो कितना इंप्लीमेंट होगा नहीं होगा, लेकिन इस मुद्दे पे वो लड़ेंगे। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट काम उन्होंने अपने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि हम अगर सरकार हमने बनाई तो हम तुरंत महिला आरक्षण का विधेयक लाके 33% का महिलाओं का कोटा विधानसभा और लोकसभा में लागू करने की बात करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको कितने लोग मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं, ये कहां तक प्रभावी रहेगा, ये तो इलेक्शन ही बताएगा। और जहां पे उधर मोदी जी एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ मतलब व्यक्ति विशेष को बीच में रख के इलेक्शन कराना चाह रहे हैं, यहां पे जो कांग्रेस नेतृत्व है वो ऐसा कर रहा है कि जैसे भाई वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी लड़ रही है, उनको अच्छा लड़ने दो। कहीं पे आम आदमी पार्टी के साथ भी वो कुछ बात कर रहे हैं, उनको लड़ने दो। चंद्रबाबू नायडू को वहां लड़ने दो। मतलब वो जनरली जो राज्य के जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रांग लीडर्स हैं उनको बहुत डिस्टर्ब करने के नहीं है। उनका नेगेटिव ये नहीं है कि कांग्रेस मतलब कांग्रेस के नेता वर्सेस ही, वो कह रहे हैं राज्य को अपनी ताकत रहनी चाहिए। वो इनके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 इश्यूज ऐसे हैं जिसको आमजन, और आमजन वो मैं बोल रहा हूं जिसने 2014 में पार्टी लाइन से अलग हटके, जात से अलग हटके, किसी भी चीज से अलग हटके मोदी जी को वोट दिया था। और भाजपा को वोट इसलिए दिया था क्योंकि वो मोदी जी को दे रहे थे, वो भाजपा से ज्यादा मोदी जी को वोट दे रहे थे। तो वहां 5-6 चीजें ऐसी हैं जो लोगों को ऐसा लगता है कि जिसपे लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो मोदी जी से उसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है तो किस ढंग से करेंगे। उसमें पहला राम मंदिर का सवाल है, क्योंकि एक जनरल एक बात ये हो रही है कि भाई आपकी केंद्र में सरकार, आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार, अब आप राम मंदिर के इशू पे क्यों नहीं कोई निर्णायक कार्रवाई कर रहे हो। वो हो सकते नहीं हो सकती अलग बात है, क्योंकि अगर कोर्ट में होना था तो आप इसको इशू क्यों बना रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो ये होगा। दूसरा, नोटबंदी अभी भी लोगों को कहीं ना कहीं भूली नहीं है। हालांकि मोदी जी उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं अब मेंशन नहीं करते हैं नोटबंदी का,
लेकिन नोटबंदी से जो तकलीफें हुई थी और उसके जो प्रभाव पड़े थे वो भी कहीं ना कहीं मतलब एक आम जन को वो याद है। तीसरा जो मुझे लगता है कि मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उनका एक बहुत बड़ा इलेक्शन प्लान था, भ्रष्टाचार को वो रोकेंगे। मतलब वो भाषण से, मंच से कोई भी कहे कि भ्रष्टाचार रुक गया और भ्रष्टाचार हो, लेकिन ऐसा जो लोग जो भी इसको झेल रहे हैं, भ्रष्टाचार कहीं भी रुका तो नहीं है। रेट जो कमीशन का है सरकार में वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चौथी चीज ऐसी है जिसको लोग जितना भी कोई कुछ कहे, लेकिन आज ही मतलब कहीं ना कहीं उसके फुल पेज ऐड आ रहे हैं, ये बताया जा रहा है, लेकिन रोजगार तो कम हुआ है और कारोबार इन जनरल, मतलब जो कारोबार इन जनरल है अक्रॉस सेक्टर्स में कमी आई है, मंदी आई है। अब उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं, लोग कह सकते हैं, लेकिन कारोबार में गिरावट आई है और उसकी वजह से रोजगार में भी एक मुश्किल है रोजगार के लिए। तो ये इश्यूज भी इन लोग मतलब एड्रेस करें ना करें, लेकिन ये इश्यूज तो आम जन के रहेंगे ही रहेंगे। फिर एक मेरे हिसाब से एक जो बड़ा इशू है, जो मैं जितना गांव में मैं इधर घुमा हूं, किसानों की बहुत बदहाली है। और किसान की वो बदहाली, किसान का वो गुस्सा 2019 के इलेक्शन में किस तरफ से कैसे निकलेगा, वो एक इशू रहेगा जो सब लोग इस समय उसको मैनेज करने की कोशिश में, वो कितना मैनेज हो पाएगा ये तो चुनाव ही बताएगा। और एक अंतिम बात, एक वर्ग, मतलब एक वर्ग जो है, जो अपने को अभिजात्य बोलता है, जो ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स करता है, उसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस सरकार में जो सेट इंस्टीट्यूशन देश के थे, जैसे आरबीआई, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, इन लोगों को कहीं पे इनकी हैसियत को कंप्रोमाइज करके कम किया गया है। तो वो इश्यूज, मुझे ऐसा लगता है कि आम जन इन इश्यूज पे जरूर कुछ ना कुछ अपना मन बना रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।